ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 8 अपना वही चल रहा है, प्रॉपर्टीज यूनिट, सॉइल प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो अपन कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। तो देखो भाई, मैं आपको बताया था कंसिस्टेंसी के बारे में, तो अब हमारी काफी सारी लिमिट्स होती हैं, उन सबके बारे में पढ़ेंगे अपन वन बाय वन। तो पहले मैं आपको लिखाता हूं एक दो लाइन। जो आपने जो लास्ट जो ग्राफ बनाया था ना इस तरह से लास्ट लेक्चर में, उसके नीचे डायरेक्टली लिखेंगे अपन, उसके नीचे अपन डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना। जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखेंगे डायरेक्टली। सॉइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पर, सॉइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पर सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अवस्था, स्टेट बोलो या स्टेज बोलो, बदलती है, ठीक है। जिस वाटर कंटेंट पर सॉइल अपनी स्टेट चेंज करती है उसे कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट कहते हैं। तो जो जिस स्टेट चेंज हो रही थी ना, जैसे आपने देखा भाई सॉलिड से सेमी सॉलिड, उसके बाद में सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, फिर प्लास्टिक से लिक्विड, तो जिस वाटर कंटेंट पर चेंज हो रहे थे, इन तीनों वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं अपन? कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट, ATERBERG, अटरबर्ग लिमिट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम वन बाय वन। तो मैं इसे मिटाता हूं। तो देखो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, एक नंबर डालेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड लिमिट, इसको हम LL से बोलें या हम WL से भी इसको डिनोट करते हैं। W का मतलब वाटर कंटेंट, L का मतलब लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। तो ये अगर मैं बताऊं इसको, मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। देखो भाई, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और ये श्रिंकेज लिमिट। तो ये हमारी लिक्विड स्टेज थी, ये प्लास्टिक, ये सेमी सॉलिड और ये सॉलिड। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूंगा तो क्या बोलूंगा? आप देखो, इसको जूम करके देखते हैं अपन, इधर तो प्लास्टिक, इधर लिमिट, और ये क्या लिक्विड लिमिट। मान लो ये मेरा 10% है, तो मैं कहूंगा ये अब 10 से 10 जो लिक्विड लिमिट है कहां से स्टार्ट हो गई? 10 से स्टार्ट होगी, 10, 10.1, 10.2, ये स्टार्ट होगी लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक कहां पर खत्म हो रही है? ये 10 पर खत्म हो रही है। तो मैं या तो ये कहूं कि ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल प्लास्टिक लिमिट में होती है। मतलब इससे ज्यादा अगर आप कर दोगे, 10 से ज्यादा करते लिक्विड में पहुंच। या मैं क्या कहूं इसको, क्योंकि ये 10 तो दोनों तरफ आ रहा है, ये जो 10 है WL, ये इसका भी पार्ट हो गया और इसका भी पार्ट, दोनों को हो गया ना। ऐसे देखो आप, ये देखो, ये प्लास्टिक लिमिट का पार्ट हो गया, लिक्विड का भी हो गया। प्लास्टिक के लिए तो क्या है? ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल अभी भी प्लास्टिक स्टेज में है, और ये 10% लिक्विड लिमिट के लिए क्या हो गया? मिनिमम हो गया, जिससे ये लिक्विड स्टेज में आती है। तो आप कैसी डेफिनेशन बोलो, दोनों है एक ही डेफिनेशन है, कोई अलग नहीं है। तो मैं आपको लिखता हूं, दोनों ही डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। स्टेट बोलो चाहे स्टेज बोलो, एक ही बात है भाई। मैं लिखता हूं, यह है वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल लिक्विड स्टेज में होती है। या मैं क्या क्या बोल सकता हूं? यह वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है
जिस पर सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होती है। एक ही बात है दोनों डेफिनेशन। इस वाटर, एक मिनट, ये जो स्टेज होती है ना, कौन सी? लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज में सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और सॉइल फ्लो करने लगती है। यह बात थी हमारे लिक्विड लिमिट की। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं वो लिखते हैं। इसे निम्न दो मेथड्स द्वारा ज्ञात किया जाता। कौन कौन से मेथड है? उतारो आप इसको, मैं मिटाता हूं। इसके दो मेथड होते हैं। अब देखो इसके अंदर ही बहुत सारी चीज चलती जाएंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। अभी मैं केवल लिक्विड लिमिट ही पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी चीज होने के बाद में नोट भी लिखे जाएंगे, फ्लो इंडेक्स, काफी सारी चीज आ जाएंगी। फिर मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, काफी एक दो पन्ने बढ़ जाएंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे कौन सा दूसरा पॉइंट? लिक्विड के बाद में लिखेंगे प्लास्टिक लिमिट, फिर तीसरा पढ़ेंगे श्रिंकेज लिमिट। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारा पहला पॉइंट ही चल रहा है फिलहाल, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि अभी तो मैं इसके मेथड लिखाऊंगा इसी के अंदर। मेथड के अंदर भी मेथड होंगे, एक दो टूल्स अलग अलग होंगे, उसमें फ्लो कर्व भी बताऊंगा मैं आपको, फ्लो इंडेक्स भी बताऊंगा। तो सारी चीजें इसी में चलती जाएंगी, तब जाकर के हमारी दूसरी आएगी। मैं इसको मिटाता हूं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो भैया मेथड होता है हमारा कौन सा? लेबोरेटरी मेथड, जिसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हम सॉइल को एक बाउल में डाल देते हैं और उसको एक रबर के ऊपर रख देते हैं और उसे हम 25 चोट देते हैं पानी को डाल। मैं बताता हूं, पहले लिखता हूं दो मेथड। अब मैंने एक नंबर डाला था ना, तो फर्स्ट मेथड डालता हूं मैं कौन सा? लेबोरेटरी मेथड। और सेकंड है हमारा कौन सा? कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा लेबोरेटरी मेथड। क्या होता है इसमें? इसमें देखो भाई, इसमें क्या करते हैं, इस तरह से, ये तो होता है हमारा रबर, इसके ऊपर एक बाउल होती है, उस बाउल में हमने सॉइल को भर दिया और सॉइल को भरने के बाद में उसमें सॉइल हमने बिल्कुल स्टार्ट में क्या करी थी देखो भाई, हमने क्या किया लेबोरेटरी मेथड के अंदर, एक बाउल ली, उस बाउल में हमने सॉइल को डाल दिया। हम लिक्विड लिमिट देखना चाह रहे हैं, तो हमने उसके अंदर क्या किया? पानी डाला। पानी डालने के बाद में वो जो हमारी बाउल थी ना, बाउल को हमने किस पे रखा हुआ है? रबर को, रबर के ऊपर। तो जब मान लीजिए आटा रखा हुआ, आटे में आपने पानी डाल दिया, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है? आटा हमारा गीला हो चुका है, पूरा गीला। लिक्विड लिमिट तो वो होगी, इसमें बहने लग जाएगा। तो कौन सी स्टेज होगी? आपने आटे में ज्यादा पानी मिला दे, वो वाली स्टेज हो गई। तो आपने ये इसके अंदर जो आपने लिक्विड जो आपने सॉइल भरी है वो किस फॉर्म में होगी? जैसे हमारे खिचड़ी नहीं बनती क्या, उस फॉर्म में होगी। क्या आप उसको कटोरी में यूं यूं कर लो, इधर उधर हिला लो, दलिए की तरह, ठीक है भाई। तो हमारी सॉइल उस कंडीशन में आ चुकी है। अब उसमें क्या है? आप एक ग्रूव काटते हो। ग्रूव का मतलब क्या होता है? आप उसके अंदर एक कुछ भी, कोई भी टुकड़ा लेकर के उसके अंदर एक ग्रूव काट देते हो। ग्रूव का मतलब एक होल होता है, एक शेप होती है। तो आपने क्या किया? जैसे मैं क्या करूं, उसके अंदर इस पेन को यूं डाल दूं,
और बाहर निकालूं तो उसके अंदर एक छेद हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो छेद धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 5%, ध्यान से सुनेंगे, मैंने पहले 5% उसके अंदर, ये 5% मैंने पानी डाला, 5% पानी डालने के बाद वो गीला हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसको उसमें मैंने गीला करने के बाद मैंने ग्रूव काट दिया। अब ग्रूव जो होता है वो एक स्टैंडर्ड टूल के द्वारा कटता है, ऐसे नहीं कि आपने ये मार्कर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, चाकू से काट दिया, नहीं। स्टैंडर्ड टूल होते हैं, 2 स्टैंडर्ड टूल होते हैं, एक तो होता है हमारा ASTM का और एक होता है कैसाग्रैंडे का। कैसाग्रैंडे टूल होता है और एक होता है हमारा ASTM टूल। इनकी साइज मैं आपको बता देता हूं, ये तो होता है 2 mm, ये रहता है 8 mm, ये रहता है 11 mm, ये रहता है 2 mm, ये 13.5 mm और ये रहता है मेरा 10 mm। इस तरह का ग्रूव रहता है, ठीक है। इस टूल को आपने कैसे ग्राइंड करो, चाहे उसका किसी का यूज करके, मैंने यहां पर इस तरह से इसको कट कर दिया, ठीक है, ये कट कर दिया। ये मेरा बिफोर टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, आपने सॉइल को उसमें डाला, पानी का आपने कंटेंट भरा था 5% एग्जांपल के लिए, भर के आपने ग्रूव से कट कर दिया। अब क्या कर रहे हो, आप इस बाउल को पकड़ के इस रबर के ऊपर पटक रहे हो, ऐसे कितनी बार, 25 बार पटका आपने। 25 बार पटकने पर आपने देखा कि ये जो हमारी सॉइल थी ना, पास तो आई, लेकिन अभी गैप बचा हुआ है ऊपर। पास आएगी कि नहीं आएगी पटकने पे, वाइब्रेट होगी तो पास तो आई, लेकिन गैप बचा हुआ है। अब क्या किया आपने, और बढ़ाया पानी कंटेंट, आपने कितना कर दिया 10%। फिर आपने 25 बार पटका, तब देखा तब भी थोड़ा सा गैप बच रहा है, आपने और मिलाया 15%, तो क्या हो गया, पूरा पूरा भर गया। इस तरह से बाउल इसका कंप्लीट भर चुका है, सॉइल आपस में इस दूरी पर आ चुकी है। ये कितनी दूरी होती है, लगभग 13 mm बोला जाए, ½ इंच की दूरी तय करती है। तो इसने अपने आप कवर कर दिया, फिर से उसी पोजीशन में आ गई। तो ये जो वाटर कंटेंट था, जिस वाटर कंटेंट पर ये 13 mm की दूरी कवर कर लेती है, उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं लिक्विड लिमिट। ये होता है हमारा लेबोरेटरी मेथड। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक बाउल ली, बाउल के अंदर हमने सॉइल को डाल दिया कुछ वाटर कंटेंट मिला करके, उस वाटर कंटेंट पर हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक ग्रूव कट कर दिया। ग्रूव आप कोई सा भी कट कर सकते हो, या तो कैसग्रैंडे टूल का या फिर ASTM का। इसका साइज ये होता है, इसका साइज ये होता है। आप उससे ग्रूव से कट कर दिया, कट करने के बाद आप ब्लो करोगे, 25 बार ब्लो किया आपने। अगर वो 13 mm की दूरी कवर कर लेती है उस वाटर कंटेंट पर, तब तो वो वाटर कंटेंट कहलाएगा हमारा लिक्विड लिमिट। अगर नहीं कर पा रही तो थोड़ा और बढ़ाएंगे, 25 से जल्दी कर पा रही है तो कम करेंगे। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं लिक्विड लिमिट को। और ये जो हमारी कर्व, वैसे क्या करते हैं अपन, कर्व बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं कर्व, ये तो हमारा चलता है लिक्विड, ये तो चलता है हमारा वाटर कंटेंट, और इधर चलते हैं हमारे नंबर ऑफ ब्लोज। जैसे भाई मैं तो 5% पे देखना चाह रहा हूं, तो मैं 5% पे देखा कितने ब्लोज लगे, तो ये चलेंगे मेरे ब्लोज 25, 30, 50 लॉग के अंदर चलते हैं ये। इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ बनता है ये। तो ये जो हमारी कर्व बनती है ना, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलते हैं फ्लो कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं फ्लो कर्व। इस टेस्ट के अंदर जो कर्व बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लो कर्व बोलते हैं, जिसकी सहायता से फ्लो इंडेक्स ज्ञात किया जाता है। वो क्या होता है वो अभी देखेंगे। तो पहले अपन इसके बारे में कुछ लिखते हैं। लेबोरेटरी मेथड में ये होता है हमारा लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें अपन लिखते हैं, इस मेथड में सॉइल को बाउल में, सॉइल में वाटर कंटेंट मिलाकर इसे बाउल में डाला जाता है, जिस पर स्टैंडर्ड टूल की सहायता से कट लगाया जाता है। फिर इस बाउल को रबर
पर 25 बार ब्लो करते हैं, जिस वाटर कंटेंट पर सॉइल 12 mm बोलो या 12 या 13 mm या आधा इंच की दूरी कवर करती है, उसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। यहां स्टैंडर्ड टूल के रूप में निम्न का यूज किया जाता है। अब आप ये कंप्लीट उतार दो इसके नीचे में आपको। तो हमारा देखो भाई पहला चल रहा था लिक्विड लिमिट, उसमें ये फर्स्ट मेथड हुआ है, सेकंड और बच रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी तो मेरे को नोट भी लिखवाना है आपको। तो आप ये उतारो, मैं इसे मिटाता हूं, अब मैं इसके अंदर लिखता हूं आपको, इसी में कंटिन्यू करेंगे इस डायग्राम के बाद में। जो आपने डायग्राम लिखे हैं ना, उस डायग्राम के बाद में अब इसके नीचे आप कंटिन्यू करोगे। इस टेस्ट के रिजल्ट्स को फ्लो कर्व द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होती है फ्लो कर्व? देखो ये है, यहां तो है हमारा वाटर कंटेंट, ठीक, और ये हमारा नंबर ऑफ ब्लोज, किसमें? लॉग बेस 10 में। तो मान लीजिए ये हमारा वाटर कंटेंट W1, ये W2, ये हमारा N1 लॉग बेस 10 N1 और ये लॉग बेस 10 N2, ठीक है ना। ये है लॉग बेस 10 N1 लॉग बेस 10 N2। इसकी जो स्लोप होती है ना थीटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो यहां पर इसी में अपन साइड में लिख दो, चाहे नीचे लिख दो, फ्लो इंडेक्स IF। फ्लो कर्व की स्लोप ही क्या कहलाती है? फ्लो इंडेक्स कहलाती है। यह इंडेक्स shear स्ट्रेंथ की लॉस रेट को दर्शाता है। shear स्ट्रेंथ जो है किस दर से खत्म हो रहा है। shear स्ट्रेंथ तो भाई मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाते जाओगे तो वो पतली होती चली जाएगी और वो स्ट्रांग नहीं रह पाएगी। भाई बताओ मेरे को, एक तो मेरे पास सूखी मिट्टी बिल्कुल मजबूत डेंस, एक पतली मिट्टी, तो आप किसके ऊपर घर बना सकते हो? सूखी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी shear स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी क्या है? कम है। वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, स्लोप बढ़ती जाएगी, और ये स्लोप है, ये स्लोप ही हमारी क्या कहलाती है? फ्लो इंडेक्स कहलाती है। तो फ्लो कर्व की स्लोप ही फ्लो इंडेक्स कहलाती है। यह इंडेक्स shear स्ट्रेंथ की लॉस रेट को दर्शाता है कि कितनी ज्यादा उसकी रेट लॉस हो रही है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होगा? देखो आप इसकी स्लोप निकालो। स्लोप क्या होती है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहां पे? यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालूं? W2 माइनस W1। तो क्या हो गया? W2 माइनस W1 अपॉन में आधार कैसे निकालूंगा मैं?
ये दूरी, ये कैसे निकालूं, यहां से यहां तक में से ये घटा दूं, मतलब log बेस 10n2 में से log बेस 10n2 माइनस log बेस 10n1। ठीक है भाई, ये कर दिया मैंने। हम जानते हैं कि जो log होता है ना, log m माइनस एन क्या होता है, log m बटे n, मतलब log n2 बाय n1। ये हो गई हमारी फ्लो इंडेक्स, ये होता है हमारा फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स क्या बताता है, हमारे रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स होगा, शेयर स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हो, इसके नीचे आप एक लाइन लिख लेना, फ्लो इंडेक्स जितना अधिक होगा shear स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो ये हमारा उसके अंदर का ही एक पार्ट था जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था अभी मेथड, मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं सेकंड मेथड लिखता हूं। तो ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं हम फ्लो कर्व। ये क्या है, फ्लो कर्व। और स्लोप ऑफ फ्लो कर्व क्या है, IF, फ्लो इंडेक्स कहलाती है। मैं इसे मिटाता हूं। अब हम भैया दूसरा मेथड लिखते हैं। दूसरा मेथड कौन सा था हमारा, दूसरा मेथड था हमारा कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड तो ये हो गया, दूसरा हमारा है कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो सेकंड लिखता हूं मैं आपको, कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम सॉइल सैंपल को लेते हैं और उसके ऊपर हम एक कोन को, ये बना देता हूं, ये थीटा है, इसके ऊपर एक मास रहता है, ये अटैच रहता है एक चीज से इस तरह से, ठीक। ये हमारा सॉइल सैंपल है। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से ये हमारा कोन पेनिट्रोमीटर है। ये है कोन पेनिट्रोमीटर। वेट कितना है इसका, 80 ग्राम। थीटा बराबर है 31 डिग्री। बस दो ही चीज काम की है। इस मेथड में क्या करते हैं हम, सॉइल सैंपल में पानी डाला, ऊपर से कोन को छोड़ दिया हमने, 10% पानी डाला, कोन का वेट 80 ग्राम है, डिग्री है 31 डिग्री, कोन को छोड़ा आपने 10% पानी डाल करके, तो वो 20 mm पेनिट्रेट किया कि नहीं किया। मैंने 10% डाला था पानी, तो उसने पेनिट्रेट किया 15 mm, मतलब वो मेरी लिक्विड लिमिट नहीं है। आपने डाला 15% पानी, मतलब आपने वाटर कंटेंट कितना किया, 15%। फिर आपने देखा कितना पेनिट्रेट हुआ, वो पेनिट्रेट हो गया मेरा 20 mm। तो जितने वाटर कंटेंट पर वो कितना पेनिट्रेट कर रहा है, 20 mm पेनिट्रेट कर रहा है, उस वाटर कंटेंट को ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। तो सिंपल सा मेथड था, पानी मिलाते जाओ, देखो कि कितने पानी पर वो 20 mm पेनिट्रेट कर रहा है, वही पानी की मात्रा क्या कहलाएगी, हमारी लिक्विड लिमिट। तो इसमें एक लाइन लिखते हैं अपन, इसमें एक कोन पेनिट्रोमीटर होता है जिस पर 80 ग्राम वेट लगा होता है। इसका कोन एंगल 31 डिग्री होता है। उस
वाटर कंटेंट को नोट किया जाता है जिस पर कौन सॉइल सैंपल में 20 mm पेनिट्रेट हो जाता है, इसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाती है? लिक्विड लिमिट कहलाती है। तो ये हमारी कंप्लीट बातें थी लिक्विड लिमिट से रिलेटेड। दोनों मेथड आप इसको उतार देंगे, डायग्राम भी उतार देंगे। ये हमारी पूरी बात थी लिक्विड लिमिट से रिलेटेड। अब हम इसके बाद में देखते हैं दूसरी हमारी कौन सी, प्लास्टिक लिमिट और फिर श्रिंकेज लिमिट देखते हैं। इन तीनों से रिलेटेड जो भी हमारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है और हमारा प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है और टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इन पांचों इंडेक्सेस को हम 1 बाय 1 देखते हैं। 6 इंडेक्स होते हैं, एक तो मैंने बता दिया आपको फ्लो इंडेक्स, बाकी पांचों हम 1 बाय 1 देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो भाई, अब सबसे पहले दूसरा हमारा कौन सा है? प्लास्टिक लिमिट। इसको हम PL भी बोलते हैं या WP भी बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है जिस पर कहां से कहां चेंज हो रही है? सेमी सॉलिड से प्लास्टिक के स्टेज में। इसके अपने दो होते हैं तरीके बताने के। एक तो क्या होता है हमारा, आपने देखा ये हमारी प्लास्टिक लिमिट है, ये हमारी कौन सी थी? लिक्विड थी। हमारी प्लास्टिक स्टेज थी और ये कौन सी थी? सेमी सॉलिड। तो ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में पहुंचती है, ठीक है ना? बाउंड्री लाइन को दर्शाता है ये। और दूसरी बात हम कह सकते हैं मैक्सिमम जिसमें सेमी सॉलिड में रहती है, मिनिमम जिसमें प्लास्टिक स्टेज में रहती है। एक और डेफिनेशन होती है प्रैक्टिकली क्या, कि ये वो वाटर कंटेंट होता है जिस पर अगर आप 3 mm का सॉइल को किस में माउल्ड करोगे? 3 mm के धागे में, थ्रेड, धागा मतलब 3 mm के थ्रेड में अगर रोल करूंगा ना भाई, आटा होता है ना, आटे को आप ऐसे इस तरह से पतला करते चले गए, यूं आपने आटे को निकाला, गोल था, गोल को आप यूं यूं करते चले गए, अपने आप क्या धागा सा बन जाता है पतला सा। तो आप क्या यूं करते जा रहे हो, आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद मिट्टी को आपने यूं लिया, यूं लेकर के आप यूं करते जा रहे हो, तो क्या बनती जा रही है? वो बिल्कुल पतली इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल पतली। अब जैसे ही 3 mm तक पहुंची ना, तो वो क्या टूटने लग जाएगी। तो वो जो पानी, वो जो वाटर कंटेंट था, जिस वाटर कंटेंट पर 3 mm का धागा बनाने पर सॉइल टूटने लगती है, क्रम्बल होने लगती है, क्रश होने लगती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टिक लिमिट। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। एक तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल अभी भी प्लास्टिक स्टेज में है, वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पर सेमी सॉलिड में है, या वो वाटर कंटेंट जिसमें सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में चेंज होती है। 3 तो यही हो गई। और चौथी डेफिनेशन, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल को थ्रेड में कन्वर्ट करने पर, थ्रेड में रोल करने पर वो टूटने लगती है, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं इसे, यह है वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल प्लास्टिक स्टेज में होती है। और अगर मैं इसको प्रैक्टिकल डेफिनेशन दूं तो क्या है? प्रैक्टिकली यह वो वाटर कंटेंट होता है जिस पर सॉइल को धागे के रूप में
रोल करने पर वह सॉइल टूटना शुरू कर देती है, टूटने लग जाएगी। ठीक है ना। अब मतलब उससे और पतला धागा नहीं बन सकता, वो टूट जाएगी। तीसरी लिखते हैं अपन कौन सी, श्रिंकेज लिमिट एस एल, या इसको ओमेगा एस से भी डिनोट करते हैं। ये कौन सी होती है, स्टार्ट वाली। ये देखो ये थी श्रिंकेज लिमिट। कौन सी वाली थी आप याद करो, मैंने आपको बताया था सॉइल हमारी ऐसे थी और इसमें पानी कितना था, इसमें इतना पानी था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पानी कितना पहुंच गया, मैंने इसको फुल भर दिया, मतलब कंप्लीट जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड थे वॉल्यूम ऑफ वाटर से भर दिए। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये जो हमारी थी, यही हमारी क्या थी, ये थी हमारी श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट में ये इस वाले पॉइंट पर s बराबर 1 होता है, इससे इस पूरी स्टेज के अंदर सॉलिड स्टेज में s की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 0 से ज़्यादा या बराबर होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वो बाउंड्री लाइन है जहां पर सॉइल सैचुरेशन स्टेज पर होती है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि इससे अगर हम कम करेंगे ना पानी कंटेंट, श्रिंकेज लिमिट से अगर आप कम करोगे, मतलब आप इससे कम करोगे तो इसकी जो सॉइल की वॉल्यूम है उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों भाई, देखो आप अगर इससे कम करोगे ना, मैंने ये बनाया, ये इससे अगर आपने इतना कर दिया तो पानी इतने में आ गया, तो बाकी का जो उसमें एयर भर गई, पानी और कम हो गया, बाकी में एयर भर गई। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा करोगे, इससे ज़्यादा करोगे, ज़्यादा कर दिया तो पानी और बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गई। बात क्लियर है कि नहीं। तो ये वो लिमिट होती है, वो वाटर कंटेंट है जिससे वाटर कंटेंट की वैल्यू कम करने पर उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना। तो इसकी भी दो तीन डेफिनेशन, काफी डेफिनेशन हो जाएंगी हमारी। हम लिखते हैं, यह वो वाटर कंटेंट है जिससे कम वाटर कंटेंट करने पर सॉइल की वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, सॉइल की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। और इस लिमिट पर सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है, 1 होती है। ये होती है हमारी श्रिंकेज लिमिट। तो मैंने सबकी डेफिनेशन लिखवा दी है। अब इनके हम इंडेक्सेस पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो मैं इसे मिटाता हूं, आप उतारो। इनसे रिलेटेड जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं उन सबको पढ़ते हैं अपन। मैं इसे मिटाता हूं। तो अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है। इसमें अब हम हेडिंग डालेंगे डिफरेंट इंडेक्सेस। इसमें अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, डिफरेंट इंडेक्स। सबसे पहला मैं लिखता हूं कौन सा इंडेक्स, ये हेडिंग है भाई, श्रिंकेज इंडेक्स। इसको आप IS से डिनोट करते हो। क्या होता है श्रिंकेज इंडेक्स, ये होता है हमारा, कौन कौन सी लिमिट का डिफरेंस होता है, ये होता है हमारा प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, या कहा जाए IS बराबर -WS। ठीक है भाई, ये होता है हमारा श्रिंकेज इंडेक्स। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा प्लास्टिक इंडेक्स IP। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक इंडेक्स। IP क्या होता है हमारा, ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, मतलब ये होता है हमारा प्लास्टिक इंडेक्स।
अब देखो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं प्लास्टिक इंडेक्स से रिलेटेड हमारी, क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड। कुछ चीजें ये हैं कि जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स होता है ना, जितना ज्यादा हमारा लिक्विड लिमिट होगी, लिक्विड लिमिट जितनी ज्यादा होगी प्लास्टिक इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। आप इसको कांस्टेंट मान के चल लो, ये 10 था, ये 2 है, ये कितना हो गया 8, ये 10 से 12 हो गया, ये कितना हो गया 8 10, ये 14 हो गया, ये हो गया 12। जितना ज़्यादा होगा लिक्विड लिमिट उतनी ही ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगी। तो जो हमारी प्लास्टिसिटी होती है ना, प्लास्टिसिटी का मतलब है चिपचिपापन, किसी भी चीज़ को आप डिफॉर्म कर सको वो फिर से उस अवस्था में नहीं आ सके। जैसे कि चिकनी मिट्टी जिसके हम चूल्हे बनाते हैं, आपने वो पिचका दिया ना तो वो मिट्टी पिचकी रहेगी, यूं नहीं वापस थोड़ी बहुत भी आ जाए बाहर, तो वो होती है ज़्यादा प्लास्टिक सॉइल हमारी, तो वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सॉइल होती है हमारी। तो प्लास्टिक अब क्या है, अब देखो इस चीज़ को आप समझना अच्छे तरीके से, मतलब हमारी जो क्ले है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होगी, ठीक है। और जो हमारी ग्रेवल है, क्ले का मतलब आपके माइंड में वो आना चाहिए चिकनी मिट्टी चूल्हे वाली, ग्रेवल वो सबसे कम प्लास्टिक होती है। कम प्लास्टिक क्यों, पत्थर है, आपने पत्थर को यूं कर दिए, ठीक है, तो वो पत्थर के पार्टिकल चेंज हो गए हैं, वो कोई मिट्टी थोड़ी ना है। बजरी है, बजरी को आपने यूं पिचकाया तो वो यूं की यूं दबी रह गई क्या, नहीं, यूं किया आपने वो तो फिसल गई, इधर उधर चले गई। बजरी को मुट्ठी में भर के देखो आप, लड्डू बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। क्ले का, चिकनी मिट्टी का लड्डू बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लड्डू बनने का मतलब क्या है, ज्यादा प्लास्टिक है वो, जितना बेहतर लड्डू बन रहा है उतनी ही ज्यादा प्लास्टिक है। बेहतर लड्डू बनने का मतलब क्या है, आप उसको उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो। तो क्ले सबसे ज्यादा प्लास्टिक होती है, ग्रेवल सबसे कम प्लास्टिक होता है। तो आप जब क्ले के अंदर, तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है वैसे देखो, सबसे बड़ा पार्टिकल होता है ग्रेवल का, फिर होता है सैंड, फिर होता है सिल्ट, और फिर होता है हमारा क्ले। सबसे ज्यादा प्लास्टिक इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि ग्रेवल में मैं क्ले में किसको मिला रहा हूं, सैंड को मिला दिया, तो उसकी प्लास्टिसिटी घट गई, सीधी सी बात है। सैंड में मैंने क्ले को मिला दिया तो प्लास्टिसिटी बढ़ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब हम कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसमें अगर आप फाइन ग्रेन सॉइल को मिलाते हो तो प्लास्टिसिटी बढ़ेगी, और अगर फाइन में आप कोर्स को मिलाते हो तो प्लास्टिसिटी घटेगी। तो इस तरह से हम इन सब चीजों को लिखते हैं, और आपको दिख ही रहा है लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है उसकी प्लास्टिक इंडेक्स भी अधिक होता है। तो इन सब चीजों को अपन 1 बाय 1 लिखेंगे इसके अंदर, इसके जो भी नोट है नोट में अपन लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। देखो 3-4 नोट है इसके। नोट नंबर फर्स्ट में लिखता हूं, हमारी सॉइल के जो नाम दिए गए हैं ये एग्जाम्पल है, और ये हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है तो इसको बोलते हैं हम नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक। देखो भाई 0 है तो प्लास्टिक है ही नहीं, एग्जाम्पल ग्रेवल। लो प्लास्टिक कौन सी होती है, इसकी प्लास्टिक इंडेक्स क्या हो, 7 से कम हो। जिसका 7 से 17 के बीच में होता है वो होती है हमारी मीडियम प्लास्टिक, जिसका 17 से भी ज्यादा है वो हाई प्लास्टिक। तो लो प्लास्टिक किसकी होगी, हमारी सैंड की, ठीक है, और मीडियम होती है हमारे सिल्ट की, और ये होती है हमारे क्ले की। इसे सैंड में आप थोड़ी सी क्ले को मिला दो तो थोड़ा बहुत वो प्लास्टिक हो जाता है, मैं इसको सैंडी क्ले लिख देता हूं, या सिल्टी क्ले बोल दो। सैंड क्या हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसमें आपने सिल्ट मिला दी या फिर क्ले मिला दी तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत प्लास्टिक हो जाएगी, मतलब वो लो प्लास्टिक है। उसको मैं नोट 2 में लिखवा देता हूं, आप फर्स्ट लिखो। समझे कि नहीं समझे, यहां पर सैंडी क्ले भी हो सकता है, सैंडी सिल्ट भी हो सकता है, इसको क्लेई सैंड बोलो, क्लेई सिल्ट बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही चीज है। नोट नंबर 2 अपन लिखेंगे। नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख देता हूं। नोट नंबर 2,
नोट नंबर सेकंड जो है ना हमारा, वो क्या है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल में कोर्स ग्रेन सॉइल मिलाने पर प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घटती है। ठीक है भाई। तीसरा क्या लिखेंगे हम? सॉइल की लिक्विड लिमिट बढ़ने के साथ साथ प्लास्टिक इंडेक्स भी बढ़ता है। इसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तीनों नोट उतार दो आप। तो हमारी सारी बातें थी। दूसरा जो हमारा ये प्लास्टिक इंडेक्स था उससे रिलेटेड। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा कौन सा इंडेक्स? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। चौथा है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स और पांचवा है हमारा टफनेस इंडेक्स। तो मैं इसके बाद तीसरा लिखवाता हूं आपको। इसे मिटाता हूं मैं, इसे मैं मिटाता हूं। तीसरा लिखते हैं हम कौन सा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। सॉरी, तीसरा हम लिखता हूं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसको CI से, सॉरी IC बोलो या CI बोलो, एक ही बात है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? IC। ये होता है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब IC बराबर लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट, नॉर्मल या नेचुरल, अपॉन में IP। ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर आप ओमेगा को जानते हो, ये क्या है हमारा? नेचुरल या नॉर्मल वाटर कंटेंट। ठीक है भाई। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ये होता है हमारा। किस किस का रेशो है आपको ध्यान रखना है। देखो पहले हमने पढ़ा था IP क्या था? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब आपने क्या पढ़ा है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसमें ये तो एज इट इज है, इसकी जगह ये आ गया और नीचे IP आ गया। तीसरा हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स, उसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यहां तो ये आ गया और ये आ गया, अपॉन में IP हो जाएगा। ये ध्यान रखना। देखो ये अगले वाले में ये और ये आ गया और ये चीज क्रॉस हो गई, नीचे IP आ रहा है। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। बस आपसे पूछेगा और कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, फॉर्मूला पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। चौथा है हमारा ये क्या होता है? ये होता है हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन में IP। IL बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा P अपॉन में। भाई एक छोटी सी चीज़ प्लीज़, जो अभी हमने प्लास्टिक, अभी मेरे को याद आया इससे कि जो हमारी प्लास्टिक लिमिट है ना, कभी नेगेटिव नहीं होती। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो आप तीसरा जो आपने अभी दूसरा लिखा था ना, उसमें नोट चल रहे थे हमारे, 3 नोट तक लिख दिए थे। चौथा नोट और लिख देना, IP
की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, अतः इसकी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होने पर उसे जीरो माना जाता है। क्या मानेंगे उसको? जीरो। वो आप वहां पे लिख देना, इससे जस्ट ऊपर, तीसरे पॉइंट से ऊपर। तो आप ये लिक्विडिटी इंडेक्स भी लिख दो। लिक्विडिटी इंडेक्स के बाद में एक और बच गया अभी, पांचवा हमारा, वो क्या है? वो है टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है हमारा? ये हमारा फ्लो इंडेक्स और जो टफनेस इंडेक्स के बारे में हम देखते हैं। फ्लो इंडेक्स और जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? टफनेस इंडेक्स। तो IT से अपन इसको डिनोट करते हैं। IT से IT क्या होता है? फ्लो इंडेक्स अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आप उतार लो ये। तो सारे पांचों हो चुके हैं। इसका नोट मैं आपको लिखवाता हूं। इसका एक नोट है। ये टफनेस इंडेक्स बताता क्या है? टफनेस इंडेक्स जो होता है हमारा, एक तो इसकी जो लिमिट होती है 0 से 3 के बीच में रहती है, और ये बताता क्या है? ये बताता कि जो हमारी सॉइल है ना, वो प्लास्टिक स्टेज में कितना ज्यादा इंपैक्ट को झेल सकती है, कितनी चोटों को झेल सकती है, उसके बारे में बताता है। तो आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेंगे, यह इंडेक्स बताता है कि सॉइल प्लास्टिक स्टेज में कितने इम्पैक्ट को झेल सकती है, कितने इम्पैक्ट को झेल सकती है। कौन बताता है? टफनेस इंडेक्स बताता है। इसकी वैल्यू भी लिख लेंगे अपन नोट में। इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे भाई नोट के अंदर। तो नोट में आप लिख देंगे IT बराबर 0 से क्या होता है? 3 होता है। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पांचों के पांचों इंडेक्सेस। अब भाई एक गड़बड़ हो सकती है कि जो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा ना, वो उसका सीरियल नंबर 6 रहेगा। तो आपके साथ ये आप भूल जाओगे कि ये, चलो कोई बात नहीं, आप वहां पर कुछ और कैपिटल में डाल देना बड़े। मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं इन सभी की वैल्यूज लिखता हूं कि जो हमारी सॉइल होती है उसके लिए इन सभी की वैल्यू क्या रहती है। इसको मैं मिटाता हूं। डिफरेंट सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, साथ में इन दोनों की एक UCSO रहता है। उन तीनों की वैल्यूज क्या क्या रहेगी हमारे डिफरेंट स्टेजेस के लिए, वो मैं आपको लिखता हूँ। एक टेबल के अंदर उतारता हूँ मैं उन सारी चीज़ों को। तो आप इसको तसल्ली से देखेंगे तो मैं एक ही टेबल में चारों चीज़ों को उतार दूंगा। ये है अपना सीरियल नंबर। ठीक, सबसे पहले तो लिखेंगे अपन क्या, ये है हमारी स्टेजेस। तो पहली स्टेज कौन सी है हमारी? पहली तो लिखो आप लिक्विड। दूसरी रहेगी हमारी कौन सी? प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर हमारे जो कंसिस्टेंसी रहेगी भैया, ये है कंसिस्टेंसी। लिक्विड में रहती है हमारी लिक्विड की तरह ही बिल्कुल। प्लास्टिक में हमारी 4 हैं, कौन कौन सी? वेरी सॉफ्ट, उसके बाद सॉफ्ट के बाद हमारी रहती है मीडियम स्टिफ, फिर रहती है हमारी स्टिफ,
फिर रहती है हमारी वेरी स्टिफ या कहा जाए हार्ड, और फिर रहती है हमारी वेरी हार्ड। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये 4 स्टेजेस किसकी हैं हमारी, इस अकेले की प्लास्टिक की। तीसरी हमारी कौन सी स्टेज है, तीसरी 4 कंसिस्टेंसी इस अकेले की है। तीसरी जो है हमारी वो कौन सी है, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, और चौथी हमारी सॉलिड स्टेज। अब इनकी अपन सभी की वैल्यूज लिखेंगे वन बाय वन। किस किस चीज की लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC की वैल्यू, वो है यहां पे, ठीक। उसके बाद में फिर लिक्विडिटी इंडेक्स IL की वैल्यूज वो मिलेंगी इस वाले कॉलम में। उसके बाद में एक और है, तो ये रहती है हमारी वेरी सॉफ्ट के लिए अपोजिट सीन है। एक टर्म और यहां पर बढ़ गई है हमारी, वो क्या है, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये क्या होती है, देखो भाई, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये लास्ट कॉलम मैंने बनाया है आपको, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का UCS लिख रहा है वो, जिसको नहीं दिख रहा वो लिख रहा है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ UCS। ये है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब मैं बात करता हूं अगर आपसे कि जो अगर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है इसमें इसकी वैल्यूज कितनी होती हैं, तो इसकी वैल्यू रहती है हमारी 0 से 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 0.25 से 0.50, 0.50 से 1.0, 1 से 2.0, 2 से 4.0 और फिर ग्रेटर देन 4.0। इसमें चलें तो 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 और 400 से अधिक। ये किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। यूसीएस क्या होता है, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज में दबा हुआ होना, अनकन्फाइंड का मतलब दबा हुआ नहीं होना। मतलब हमारी जो सॉइल है उसको मैं फील्ड में जा करके, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, सॉइल के ऊपर खड़ा हूं मैं ये फील्ड है, तो इस सॉइल को मैंने किसी चीज से दबा नहीं रखा, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। इस सॉइल की मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं कि इसको अगर मैं
बिल्कुल एक्सियली कंप्रेस करूं, एक्सियली दबाऊं, इसको एक्सियली अगर मैं दबाता हूं तो ये कितना लोड झेल लेगी पर यूनिट एरिया में, कितना स्ट्रेस झेल लेगी। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स झेल लेगी, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स झेल लेगी, उसी को अपन बोलते हैं इसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको मैं जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा, नोट डाल करके लिख दूंगा कि यूसीएस क्या होता है। उसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो ये आप कंप्लीट चीजों को देख लो भाई। अगर हम, ये बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, देखो लिक्विड लिमिट और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये लेस देन 0 है, 0.25 0.25 0.50, ये तो ये इसका अपोजिट चल रहा है। ये देखो ग्रेटर देन 1 0.75 से 1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपोजिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने यहीं पर लिखा दी, क्यों लिखवाई है? आपको याद रखने के लिए। जो कॉलम ये है ना, वही कॉलम लगभग इसका है, बस ये दुगनी होती चली जाएगी। 0.25 0.25 0.50, फिर 0.50 से 1 है, ये 0.50 75 नहीं है, ये क्या है? 0.50 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ज्यादा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो शॉर्ट में। इसके लिए मैंने इसको यहां पे लगा दिया इसी के साथ, ठीक है ना, अलग अलग, नहीं तो एक टेबल और बनानी पड़ती है अपन को। अब अपन जो बाकी की चीजें बची, अब इस यूनिट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बच रहा, केवल 4-5 टॉपिक बच रहे हैं। हमारा अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी और एक्टिविटी, इन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।